गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और कल हम लोग पढ़े भी थे कि जो जन संचार है वो किन शब्दों से मिलकर बना है, संचार और जन, ठीक है। यानी कि जन का मतलब होता है जनता और संचार मतलब होता है वो प्रक्रिया जहाँ पर दो लोग आपस में बैठकर अपने भाव या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो कल हम लोग संचार के बारे में पढ़े थे, संचार के तत्वों के बारे में पढ़े थे, यानी कि किन किन चीज़ों से मिलकर संचार की प्रक्रिया पूरी होती है, यानी कि उसमें क्या क्या होना ज़रूरी होता है, उसमें प्रेषक का कितना योगदान होता है या संदेश का कितना योगदान होता है, या फिर जो माध्यम है उसका कितना योगदान होता है, या फिर जो संकेतीकरण है वो क्या होता है, संकेत वाचन क्या होता है, उसमें ग्राहक या फिर प्रापक का जो कितना योगदान होता है। तो इस तरीके से संचार की प्रक्रिया पूरी करने में किन किन चीज़ों का योगदान होता है, या फिर जो संचार की प्रक्रिया है वो किस तरीके से पूरी होती है, या फिर संचार की प्रक्रिया के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। कल हम लोगों ने वो चीज़ पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ये चीज़ देखा कि संचार का कितना स्तर होता है या फिर उसके कितने रूप होते हैं। संचार किन किन तरीक़ों से की जाती है, खुद से भी की जाती है यानी कि स्वगत भी की जाती है। स्वगत को हम क्या बोलते हैं, अंतर्वैयक्तिक बोलते हैं यानी कि इंट्रापर्सनल बोलते हैं। परस्पर भी की जाती है यानी दो लोग बैठकर भी बातें करते हैं यानी कि अंतर्वैयक्तिक हो गया, इंटरपर्सनल हो गया। माध्यम संचार भी हो गया। और क्या होता है, वक्ता या श्रोता समूह संचार भी हो जाता है, यानी कि क्लास का ही आप एग्जांपल लीजिए जिसमें टीचर बोलता है और बाकी सब क्या करते हैं, उसको सुनते हैं। तो इस तरीके से संचार के बहुत सारे स्तर भी हो जाते हैं या उसके रूप हो जाते हैं। फिर आज हम पढ़ेंगे कि जनसंचार होता क्या है, क्योंकि जो संचार है वो तो जनसंचार का ही रूप है ना, या उसी से मिलकर बना है। तो फिर संचार और जनसंचार में डिफरेंस क्या होता है। संचार वही होता है जहाँ पर दो लोग आमने सामने बैठकर अपने विचारों या भाव का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन जो जनसंचार होता है वो होता क्या है कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा या उपकरण के द्वारा या किसी यंत्र के द्वारा या किसी माध्यम के द्वारा जब हम अपने भाव या विचारों को दूर दराज बैठे लोगों तक पहुंचाते हैं, या एक विस्तृत जनसमूह को जब हम किसी माध्यम के द्वारा अपने भाव या विचारों को पहुंचाते हैं, तो हम क्या उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनसंचार की प्रक्रिया कहते हैं। जनसंचार के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, देश विदेश में बैठे लोगों तक अपनी बातों को आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब हम संचार के द्वारा देश विदेश में बैठे लोगों को आसानी से बातें नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि संचार में क्या होता है, आपस में बैठकर हम अपनी बातचीत करते हैं, सामने सामने बैठकर करते हैं। लेकिन जनसंचार में क्या होता है, वो किसी माध्यम के द्वारा होता है, ठीक है। अब जैसे कि आप टीवी को देख लीजिए, इंटरनेट को देख लीजिए, मोबाइल को देख लीजिए, उसमें क्या होता है कि हम टीवी पर क्या करता है, टीवी पर भी हम आकर हम दूर देश तक बैठे लोगों तक अपनी बातें रख सकते हैं। मोबाइल के द्वारा भी हम दूर देशों में बैठे लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, यानी कि जब हम किसी माध्यम के द्वारा, किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा या किसी उपकरण के माध्यम के या किसी यंत्र के माध्यम से हम अपनी बातों या विचारों को जनता तक पहुंचाते हैं या लोगों तक पहुंचाते हैं या लोगों को अपनी भाव से अवगत कराते हैं, तो वो जो प्रक्रिया होती है वो जनसंचार की प्रक्रिया होती है। फिर अब यहाँ पर आते हैं हम यहाँ पर कि जो जनसंचार है वो किन तत्वों से मिलकर बना है, यानी कि उसके निर्माण में किन किन चीज़ों का योगदान होता है। बिल्कुल एकदम वैसे ही जैसे कि संचार में हम पढ़े थे ना कि संचार के निर्माण में किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, वैसे ही जनसंचार के प्रक्रिया में क्या संघटक क्या है, उसके किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है या फिर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, आज हम पहले वो देखते हैं। पहला आपका है संचारक या प्रेषक। संचारक यानी कि जो भेजता है, प्रेषक यानी कि जो भेजने वाला। तो संचारक या प्रेषक का जो जनसंचार की प्रक्रिया उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो क्या करता है, वो संचार में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और साथ ही साथ वो क्या करता है, जनसंचार की प्रभावशीलता को क्या करता है, और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अपने बोलने के तरीके से, अपने लेखन के तरीके से, अपने किस तरीके से, अपने हाव भाव के तरीके से वो संचार की प्रक्रिया को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने का कार्य करता है। तो यानी कि जनसंचार की प्रक्रिया में संचारक या प्रेषक की जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते भी हैं कि जो संपादक होते हैं, जो सह संपादक होते हैं, रिपोर्टर होते हैं, फोटोग्राफ़र होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं या जो प्रेषक का काम करते हैं और संचार की प्रक्रिया को और भी ज़्यादा सरल या सुगम बनाने का प्रयास करते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा आता है संदेश। संदेश मतलब क्या होता है, कोई संदेश आपका क्या होता है,
कोई समाचार ही हो जाएगा, किसी मैसेज को ही हम बोलेंगे ना कि वो संदेश होता है, ठीक है। तो संचार में क्या होता है कि हम सामने सामने बैठकर अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन जनसंचार में क्या होता है कि हमें एक विस्तृत जनसमूह को संबोधित करना होता है। तो इसलिए अगर हम कोई संदेश उन तक भेजते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हमें ये चीज़ देखना होता है कि जो संदेश की जो भाषा है वो कैसी है, उस भाषा का अर्थ सही निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है, वो भाषा संदर्भ के साथ है कि नहीं है, उस भाषा का जो स्वरूप है वो कहीं जटिल तो नहीं है ना। क्योंकि संचार में क्या होता है कि हम आमने सामने बैठकर बराबर के लोगों से अपनी बातें रखते हैं, ठीक है, तुरंत उनको समझा भी देते हैं अगर उन्हें कोई कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन जनसंचार में हम तुरंत उनको एक्सप्लेन तो कर नहीं पाएंगे ना। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम किसी संदेश को लोगों तक पहुँचाते हैं तो उस संदेश को पढ़े लिखे लोग भी सुनते हैं और अशिक्षित लोग भी सुनते हैं। तो पढ़े लिखे लोग तो आपकी बातें समझ जाएंगे, लेकिन अशिक्षित लोग उस बातों को समझ पाएंगे या नहीं पाएंगे, इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है। इसीलिए जब जनसंचार में हम किसी संदेश को लोगों तक पहुंचाते हैं तो उसमें भाषा का बहुत ध्यान दिया जाता है, उसमें शब्दों का बहुत ध्यान दिया जाता है, वो शब्द सही अर्थ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि उसका प्रभाव दो तरीके से होता है, एक होता है सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। अगर आप कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, और सामने वाला आपकी बातों को किसी अदर वे में ले रहा है, तो आप जो बोलना चाह रहे हैं वो ना समझकर उसको दूसरे वे में लेगा, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए जब हम किसी संदेश को देते हैं तो उसमें हमें भाषा के शब्दों का, उसके स्वरूप का, उसके अर्थ का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। फिर तीसरा यहाँ पर आता है प्रापक मतलब वो पढ़ने वाला भी हो सकता है, देखने वाला भी हो सकता है। हम बोले ना कि जो जनसंचार की प्रक्रिया उसमें किसी माध्यम का प्रयोग किया जाता है। माध्यम आपका इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है और माध्यम आपका लिखित भी हो सकता है। अब ये जो समाचार पत्र होता है वो तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ना, वो तो लिखित है ना। तो इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, किसी आर्टिकल के थ्रू हम अपनी बातों को जनता तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है, या किसी भी तरीके से समाचार पत्र के माध्यम से हम अपनी बातों को जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए जो पाने वाला होता है वो पढ़ने वाला भी होता है और देखने वाला भी होता है। टीवी के थ्रू भी हम अपनी बातें पहुंचाते हैं तो देख रहा है, और अगर न्यूज़पेपर के थ्रू हम अपनी बातें पहुंचा रहे हैं तो वो पढ़ रहा है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, हमें अगर हम जनसंचार की प्रक्रिया में जितना योगदान संचारक का होता है उतना ही महत्वपूर्ण योगदान संदेश का भी होता है, और उससे भी ज़्यादा प्रापक यानी कि पाने वाले का होता है। क्योंकि अगर संचारक रहेगा नहीं तो भेजेगा कौन, और संचारक रहे ही और अगर संदेश ना रहे तो फिर उसके रहने का कोई मतलब नहीं रहे, और संदेश ही रहे, संचारक भी रहे, और अगर पाने वाला ही ना रहे, कोई रिसीवर ही ना रहे, तो भी उस संचार की प्रक्रिया, जनसंचार की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो सकती। फिर यहाँ पर आता है आपका संचार माध्यम। अब संचार माध्यम क्या है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम वो संचार में पढ़े थे ना कि संचार माध्यम क्या है, संचार माध्यम के द्वारा भी हम अपनी बातें रख सकते हैं, ठीक है, दो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो वैसे ही जनसंचार में भी हम क्या करते हैं, माध्यम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दूर देश में बैठे लोगों तक अपनी बातों को रखते हैं या फिर किसी विस्तृत जनसमूह को तक अपनी बातें पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें माध्यम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिना माध्यम के जनसंचार की जो प्रक्रिया वो पूरी नहीं हो सकती है। अब प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे कि हम प्रिंटिंग के थ्रू भी अपनी बातें रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू भी हम अपनी बातें सार्वजनिक कर सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू भी अपनी बातें सार्वजनिक रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माध्यम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन आप ये चीज़ देखते हैं ना कि जो यहाँ पर जनसंचार का जो माध्यम होता है या जो उसका संचालन होता है वो व्यक्तिगत होता है, आपके व्यक्तिगत इंटरेस्ट से, यानी कि पर्सनल इंटरेस्ट से होता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो वो समाचार पत्र पढ़े ही पढ़े या न्यूज़पेपर में ही उसको इंटरेस्ट हो, ठीक है, हो सकता है उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में हो, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि जो पढ़े लिखे लोग ना हो उन्हें ज़रूरी नहीं कि बस बैठ के या रेडियो में ही उनका इंटरेस्ट हो, उनका बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर माध्यम का वो टीवी देखने में भी तो इंटरेस्ट रख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर माध्यम का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जनसंचार की प्रक्रिया में जितना योगदान संचारक का होता है उतना ही संदेश का होता है, उतना ही पाने वाले यानी कि प्रापक का होता है, और माध्यम का तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि अगर माध्यम नहीं रहेगा तो ये तीनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, वो
बेकार हो जाएंगी, क्योंकि जनसंचार में और संचार में इतना ही डिफरेंस होता है कि संचार में क्या होता है, हम आपस में बैठकर अपनी बातों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन जनसंचार में क्या होता है, हम किसी माध्यम के द्वारा एक विस्तृत जनसमूह तक अपने भाव या विचारों को पहुंचाते हैं। तो अगर कोई माध्यम रहेगा ही नहीं तो संचार की या जनसंचार की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है प्रतिपुष्टि या फिर फीडबैक। प्रतिपुष्टि या फीडबैक, फीडबैक मतलब क्या होता है? फीडबैक मतलब वही होता है ना कि हम कोई चीज़ सुनते हैं और तुरंत उस पर अपना रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर जो जनसंचार की प्रक्रिया है इसमें जो प्रतिपुष्टि होती है या जो फीडबैक होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, और रीज़न सिर्फ इतना ही होता है, इतना होता है कि मान लीजिए हम संचार की प्रक्रिया में क्या होता है, हम बोल रहे हैं तो सामने वाला तुरंत उसको रिप्लाई करता है, लेकिन जनसंचार में क्या होता है, वो हमें सामने वाले का रिस्पांस तुरंत पता नहीं चल पाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं, पता नहीं आप मेरी बातें सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो सकता है सुनकर आप अनसुना कर दे रहे हो, या हो सकता है वीडियो स्टार्ट करके फिर उसके बाद बीच में ही आप गायब हो जाओगे। तो हमें वो पता नहीं, वो फीडबैक हमें तुरंत तो नहीं मिलेगा। हम इस टाइम वो आज ये वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है वीडियो आपको 2 घंटे बाद पहुँचे, तो और हो सकता है कि आप 4 घंटे बाद उसका रिप्लाई करो या उस पर उसका रिस्पॉन्स दो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर प्रतिपुष्टि या फीडबैक जो होता है वो जनसंचार में थोड़ा सा धीरे होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें तुरंत सामने वाले की प्रतिक्रिया पता नहीं चलती है। अब अगर क्लास में रहता है तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत बोलते हैं और आपके फेस एक्सप्रेशन से या आपकी बातों से या आपके रिस्पॉन्स से हम समझ जाते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम बस बोले जा रहे हैं और आप कुछ देर बाद मेरी बातें सुनेंगे, उसके बाद से पता नहीं आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, हो सकता है सुन के आप अनसुना कर दे, हो सकता है बीच में वीडियो को बंद कर दे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो हमें आपका तुरंत पता नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए जनसंचार में जो प्रतिपुष्टि होती है, जो फीडबैक होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है। इसीलिए जब उसका सर्वे कराया जाता है तब हमें एग्जैक्ट रिज़ल्ट पता चलता है कि वो जो हमने इतना देर तक काम किया उसका रिज़ल्ट क्या मिला। ठीक है, अब हम अगर ये वीडियो भेज रहे हैं तो आपका जो रिप्लाई रहेगा, ठीक है, या फिर आपके जो व्यूज़ रहेंगे वो हमें बताएंगे कि हमारा फीडबैक क्या है। तो हमें तुरंत जनसंचार में फ़ीडबैक पता नहीं चलता है, थोड़ा लेट पता चलता है। फिर आपका लास्ट वाला ऑप्शन है शोर या फिर इसको विघ्न भी बोलते हैं। अब चूँकि जनसंचार की जो प्रक्रिया है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा होती है, ठीक है, और या फिर माध्यम के द्वारा होती है, और माध्यम है तो इसका मतलब है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अगर टीवी है या रेडियो है तो उसमें भी तो प्रॉब्लम आती है ना। कभी क्या होता है टीवी में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी रेडियो में क्या होता है कि अच्छे से वो आवाज़ कैच नहीं करता है। कभी कभी क्या होता है कि ये अगर हम न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मिसप्रिंट हो जाते हैं या फिर उसका प्रिंटिंग अच्छा नहीं होता है, तो या फिर जो फिल्में होती हैं उसका प्रिंट अच्छा नहीं होता है। तो जब हम किसी मीडियम के थ्रू अपनी बातें रखते हैं तो पता नहीं वो मीडियम सही ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसका भी बहुत ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से अगर एक जनसंचार की प्रक्रिया हो रही है या अगर एक जनसंचार का प्रक्रिया कराया जा रहा है तो उसमें बहुत सारे तत्वों का योगदान होता है। अगर संचारक नहीं रहेगा तो भी जनसंचार की प्रक्रिया नहीं होगी। अगर संचारक रहा और संदेश नहीं रहेगा और संदेश का सही शब्दों के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो भी जो जनसंचार की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो सकती। अगर संदेश का सही ढंग से इस्तेमाल किया गया, सरल शब्दों का, अर्थों का उसमें प्रयोग किया गया, और अगर पाने वाला ही नहीं रहा तो भी जनसंचार की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। आप देखते हैं कि जब भी कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे या टीवी आप देखते होंगे तो उसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता कि आप एकदम बाउंस कर जाए, बल्कि बहुत सिंपल वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ताकि एक हाईली क्वालिफाइड से लेकर एक इलिटरेट पर्सन तक, यानी एक बहुत पढ़े लिखे इंसान से लेकर एक गांव का एक मज़दूर तक उस चैनल को देखकर या उस प्रोग्राम को देखकर या उस ऐड को देखकर या उस न्यूज़पेपर को पढ़कर आसानी से बातें समझ सके। ठीक है, तो उस प्रापक को ध्यान में रखकर जनसंचार की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है। माध्यम का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर रहेगा नहीं तो अपनी बातें आप दुनिया को नहीं बता पाओगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम रहेगा नहीं तो भी आप अपनी बातें दुनिया को नहीं बता पाओगे। और आपकी जो प्रक्रिया होती है, जो आपका रिप्लाई होता है, जो प्रतिक्रिया होती है, वही क्या होता है,
बोलने वाले का फीडबैक होता है, ठीक है। तो उसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर शोर या विघ्न, ये भी जनसंचार के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पर आते हैं कि जनसंचार का माध्यम क्या है, किन किन तरीक़ों से हम जनसंचार की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। तो पहला आपका आता है परंपरागत माध्यम। परंपरागत मतलब क्या होता है, उसको लोक माध्यम भी कहते हैं, लोक माध्यम भी कहते हैं, ठीक है। लोक माध्यम मतलब क्या होता है, यानी कि आम जनता तक, जो आम जनता क्या करती है, अपनी बातों या विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करती है उसे हम परंपरागत माध्यम करते हैं, ठीक है। अब जैसे आज के टाइम में ना इतना ज़्यादा इंसान विकास कर लिया या चीज़ें इतनी विकसित हो गई हैं, पहले के टाइम में तो इतनी थी नहीं। तो पहले के टाइम में ऐसा तो नहीं था ना कि कम्युनिकेशन होता ही नहीं था, पहले के टाइम में भी होता था। पहले के टाइम में भी समाचारों का आदान प्रदान होता था, दूर दराज में बैठे लोग अपने विचारों को दूसरे जगह तक के लोगों तक पहुंचाते थे। तो वो जो प्रक्रिया थी वो क्या थी, वो पहले कहानियों के द्वारा, उत्सवों के द्वारा, पर्वों के द्वारा, लोकगीत के द्वारा, लोक नाटक के द्वारा, या क्या बोलते हैं शिलालेखों के द्वारा, लोक मूर्ति कला के द्वारा, वास्तुकला के द्वारा, इन सारी परम चीज़ों के द्वारा क्या करते थे, वो अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचाते थे। अब शिलालेखों के द्वारा क्या, आज भी आप जाओगे तो बहुत सारे ऐसे शिलालेख हैं जिस पे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो उस टाइम के लोग की बातें आप क्या करते जाओगे, उसको पढ़ोगे, या बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा तो उसमें क्या क्या संदेश था वो हम तक पहुंचा ना, तो कहीं ना कहीं वो एक जनसंचार का माध्यम ही था, ठीक है। लेकिन अब चूँकि आज का टाइम तो है नहीं, अब तो हम क्या करते हैं, इतना तुरंत अपनी बातों को लोगों के सामने रख देते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू। लेकिन पहले के टाइम में तो ये चीज़ें थी नहीं, तो लोग क्या करते थे, नाटकों के द्वारा। अब ये आप देखते होंगे ये रामलीला वगैरह होता है, या कठपुतली होता है, नौटंकी होता है, ये सब क्या होता है, नाटक होता है ना। तो उसमें भी क्या करते थे लोग, उस टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई थी, भगवान ने क्या क्या काम किया था, वो नाटक के द्वारा लोगों तक पहुंचाते थे। तब ना हमें पता चला कि हाँ राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, या कौन क्या था, ठीक है। तो इसीलिए पहले के लोग क्या करते थे, कहानियाँ, अब आप बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुने होंगे अपनी दादी से, नानी से, बहुत सारे लोगों से, मम्मी से। तो पहले के टाइम में जो जनसंचार की जो प्रक्रिया थी वो लोक माध्यम से की जाती थी, यानी लोग कहानियों के माध्यम से, मेले के माध्यम से, उत्सव के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से, इस तरीके से क्या करते थे, शिलालेखों के माध्यम से अपनी बातों को दूसरे या दूर दराज के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते थे। अब अगर एक बार कोई लोकगीत बना तो धीरे धीरे क्या होगा, वो चारों तरफ के रेंज में फैलेगा। तो एक जगह का जो प्रभाव है, ठीक है। अब लोकगीत है, यानी कि उस समाज की जो विशेषता उसको वो दर्शा रही है, तो उस समाज की विशेषता आगे आने वाले 4 क्षेत्रों तक वो पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं वो एक जनसंचार का माध्यम ही बनी। तो इस तरह से जो परंपरागत माध्यम होता है उसको हम लोक माध्यम भी कहते हैं। और हालांकि ऐसा नहीं है कि अब वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, बहुत चेंजेस आए हैं। अब उसको लोकगीत को हम फोक सॉन्ग के रूप में गाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और इस तरह से जो जनसंचार की प्रक्रिया थी वो पहले के टाइम में होती थी। और आधुनिक माध्यम के बारे में तो सबने सुना होगा। आधुनिक माध्यम होता क्या है, ठीक है। आधुनिक माध्यम मतलब कि आपका ये मोबाइल फ़ोन, टीवी, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के माध्यम से भी क्या होती है, जनसंचार की जो प्रक्रिया है वो होती है। यानी कि लोक कथाएँ, कहानियाँ, नाटक, शिलालेख, कठपुतली, इन सब माध्यम से भी पहले के टाइम में लोग जनसंचार की प्रक्रिया करते थे। और आज टीवी, फ़ोन, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब चीज़ों के माध्यम से भी क्या करते हैं, लोग जनसंचार की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। तो इस तरीके से जनसंचार के 2 माध्यम होते हैं, एक होता है परंपरागत जो प्राचीन काल में होता था, और एक होता है आधुनिक जो वर्तमान समय में किया जाता है।